कहते हैं जब इंसान के मन में कोई वहम पैदा हो जाता है तो फिर वो रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पे ला करके खड़ा कर देता है जहाँ पर सब कुछ एक तरह से खत्म होने की कगार पर आ जाता है। और ऐसा ही मामला निकल कर जब सामने आता है बिहार के बेतिया जिले से, तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक औरत, जब इसको ये बात चलती है कि जो उसका प्रेमी है उसका पहले कहीं और भी अफेयर चल रहा था, तो उसको लेकर के वो हमेशा शक के घेरे में ही रहती है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, किसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसको ये हमेशा शक रहता है कि जो उसका प्रेमी है या फिर जो उसकी प्रेमिका है उससे भी उसकी बातचीत होती होगी। अच्छा, ये ऐसा होता है कि अगर लड़कों को चांस मिल जाए कि उसको एक्स के साथ अपनी बातचीत करना है तो वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं। चाहे वो लड़की हो, लड़की भी सेम वही काम करती है, वो रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है और अपने एक्स के साथ, खासतौर से अगर उसका एक्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जिन लोगों को मैंने जाना है और परखा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पता चला कि जो उसका प्रेमी है वो गवर्नमेंट पोस्ट पे है, तो फिर उन्होंने अपना रुख ही बदल लिया। खैर, कुछ हमारे मित्र हैं जिनके द्वारा ये बात बताई गई थी, तो मैंने सोचा कि आप तक शेयर करूं। आते हैं आज की कहानी पर। आखिर क्या हुआ था कि जिस वजह से पूरा एक परिवार, संपन्न परिवार उजड़ करके बर्बाद हो जाता। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। बात कर रहा हूँ मैं 14 जुलाई 2024 की, यानी कि आज से ठीक लगभग 5 दिन पहले की बात है। ये 5 दिन पहले इस घटना का पूरा खुलासा हो जाता है और इसमें एक बहुत ही बड़े अधिकारी है जो आईपीएस राजेश पांडे सर है। उन्होंने इस घटना का क्रम का खुलासा किया और वो इस टाइम पे प्रेजेंट में एसटीएफ के फाउंडर हैं। और जब हमारी बातचीत हुई उनसे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये मामला हुआ था, कभी आपसे मुलाकात करवाएंगे उनकी। तो जो भी कहानियाँ आती हैं, जो भी घटनाएं आती हैं, वो कहीं ना कहीं घटी हुई होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि वो घटनाएं हैं वो फर्जी हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार राज्य का एक जिला है बेतिया जिला, और इसी बेतिया जिले में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में 5 लोग होते हैं, सास ससुर और उनके 2 बेटे और बहू। बड़ा बेटा जिसका नाम ब्रजेश होता है, छोटा बेटा जिसका नाम राजा होता है, और जो उनकी बहू होती है जिसका नाम सोनी होता है। अब ये परिवार वाले बहुत ही अच्छे ढंग से रह रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो लड़कियां कुछ होती हैं ऐसी जिनका अपने मायके में या फिर इधर उधर अफेयर हुआ रहता है, और ऐसा ही कुछ मामला निकल करके यहाँ पर भी सोनी के साथ भी आता है। सोनी का पहले गांव में कई लड़कों के साथ अफेयर रहा, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर गांव की बात हो। तो ऐसे कर करके उनका जो अफेयर है वो चलता रहता है। लेकिन अब इसी बीच उसके परिवार वालों को ये लगता है कि ये बेटी उनके हाथ से आगे निकल रही है, तो सोचते हैं क्यों ना बेटी की शादी कर दें। तो अगर शादी कर देंगे तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसीलिए उन्होंने ब्रिजेश से जब रिश्ता तय होता है तो फिर वहीं पर शादी हो जाती है और वहाँ पर ये लड़की रहने लगती है। लेकिन परिवार में जो ब्रिजेश कमाता धमाता था, वो बाहर रहा करता था, मुंबई। और शादी होती है, शादी के कुछ दिन बाद ही, यानी कि लगभग 3 महीने का वक्त गुजारता अपनी पत्नी के साथ, और फिर वहाँ से वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है, अपने काम पे चला जाता है। अब घर में बचते हैं 4 लोग, यानी कि सास ससुर और देवर सोनी के। अब ये चारों लोग रहते हैं। तो देवर भी जवान था और सोनी जो है उसको भी मर्द की चाहत थी, क्योंकि पहले के वो बहुत ही ज़्यादा उसका अफेयर रहा हो और उसको जिस्मानी चाहत की, जो जिस्मानी भूख थी, वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा लगी थी। तो सोचती कि क्यों ना अपने देवर को ही फंसा लिया जाए, लेकिन फिर सोचती कि अगर देवर को करेंगे तो फिर बदनामी हो जाएगी। अब इसीलिए वो इन सब चीज़ों से परे होती है। और कुछ समय जब बीतता है, यानी कि लगभग 1 साल का धीरे धीरे समय गुजर जाता है, तब तक गांव में कानाफूसी होनी शुरू हो जाती है। और 1 साल से जब 1.5 साल का जब समय गुजरता है तो फिर एक तरह से ये पूरे गांव में एक बात फैल जाती है कि जो गांव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल अक्सर राजा के घर पे आया करता था, वो उसका दोस्त होता है और वो ड्राइवर होता है। वो ट्रैवलिंग का भी काम करता था, खुद की भी गाड़ी लिया था। तो अभी तक वो अपना भी दोस्त के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसकी जो मुलाकात है वो सोनी से हो जाती है। सोनी से जब उसकी मुलाकात होती है तो फिर सोनी उसके
देखते ही उसको दिल दे बैठती है और फिर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में नज़दीकी आने लगती है। अब जब नज़दीकी आती है तो इन दोनों के बीच में अब वार्तालाप शुरू रहते हैं, फ़ोन पे बातचीत होने लगती है, नंबर एक्सचेंज होता है। तो अब ऐसे ये सिलसिला अब आगे बढ़ता है और ऐसे ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब जो ये राहुल होता है, जब भी इसका मन किया करता था वो उसके घर पे आया करता था, चाहे वो रात हो या फिर दिन हो। बहाना होता था कि राजा से मिलना है। जो ससुर है वो चला जाया करता था काम पे, और जो सास होती है वो भी खेत में चली जाया करती थी। घर में बचती थी केवल सोनी, और कभी कभार देवर भी रहा करता था, यानी कि जो उसका दोस्त था राहुल का राजा। अब ये लोग अपना मिल करके बातचीत क्या करते थे। कभी कभार ये जो राजा था वो भी घर पे नहीं होता था तो इसको मौका मिल जाता करता था। अब ये इन दोनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में संबंध बनते थे। अब ये संबंध बनने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है और फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त का पहिया तेजी से कटता है और धीरे धीरे इनके जो चर्चे हैं अब पूरे गांव में फैलने लगते हैं कि राहुल और सोनी का अफेयर चल रहा है। राहुल अक्सर रात को भी चोरी से चला आया करता था और वो अपनी जो प्रेमिका होती है सोनी, उसको नींद की दवा देता है। नींद की दवा जो सोनी है वो खिला दिया करती थी, जिससे परिवार के सभी लोग सो जाया करते थे। और सोने के बाद ये जो सोनी है अपने प्रेमी को घर के अंदर घुसा लिया करती थी और फिर पूरी रात ये रंगरेलियां मनाते थे और फिर सुबह में जो राहुल है चला जाया करता था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसी क्या अनबन होती है कि राहुल और प्रीति के बीच में अब धीरे धीरे दूरियां आने लगती है। दरअसल दूरियां आने की जो वजह है वो भी आपको बता ही देता हूँ। सोचा पहले बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ही बता देता हूँ। दरअसल ये जो सोनी है, सोनी के लाइफ में एक नया व्यक्ति अब एंटर करने लगता है जिसका नाम अखिलेश होता है। अखिलेश उसी के गांव का रहने वाला होता है। अब धीरे धीरे जो सोनी है वो घर से बाहर भी निकलने लगी थी, इधर उधर जाने लगी थी। तकरीबन 2 साल से ऊपर का समय गुजर चुका था कि घर में कोई था नहीं ज़्यादा, तो इसलिए उसको बाहर आना जाना लगा रहता था, पानी भरने या फिर जो भी काम रहा करता था। अब इसी दौरान जब उसकी मुलाकात जो है वो अखिलेश से होती है तो अब सारा जो उसका खर्चा था पहले राहुल देखता था। जितने भी उसमें पैसे लगा करते थे, जो भी सामान चाहिए होता था, चाहे वो फ़ोन हो या फिर कुछ कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो उसको राहुल दिया करता था, उसकी ज़रूरतें राहुल पूरी किया करता था। अब वो सारी ज़रूरतें अब अखिलेश पूरी करने लगा है। लड़कियों को जो वादा करो उसको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर नया सा व्यक्ति अगर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है तो फिर वो उसकी ज़रूरत बन जाती है और फिर सब कुछ एक तरह से ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं। अब जैसे उसी में ये सोनी होती है। सोनी की जब मुलाकात अखिलेश से होती है तो फिर अखिलेश भी उसमें पैसे लुटाने लगता है, जो भी चाहिए होता था उसको देने लगता है। अब धीरे धीरे जब राहुल को ये लगता है कि सोनी उससे दूरी बनाए तो फिर ये दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ये कहते हैं कि आखिर बात क्या है। तो बहाना बनाते कहते ऐसी कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे वो राहुल से भी संपर्क बनाना रखना चाहती थी और फिर इधर अखिलेश से भी। लेकिन राहुल को अब लग जाता है और उसके बारे में पता भी चल जाता है कि इसका उसी के गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश है और अखिलेश से इसका अफेयर चल रहा है। तो राहुल भी अब धीरे धीरे किनारा कसने लगता है। लेकिन राहुल का भी उसी गांव की लड़की से जिसका नाम प्रीति होता है, अब प्रीति से उसका अफेयर हो जाता है। अब जैसे प्रीति से उसका अफेयर होता है तो फिर इन दोनों के बीच में अब बातचीत का सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। अब चूंकि गांव की ही बात थी तो फिर धीरे धीरे प्रीति को ये भी पता चल जाता है कि जो राहुल है, राहुल का पहले सोनी से संबंध था। अब वो सोनी के बारे में उससे जानना चाहती है, सब कुछ जान जाती है। जब उसको सब कुछ पता चल जाता है तो फिर उसको ये लग जाता है कि बड़ा ही तो गड़बड़ मामला है सब कुछ। तो अब इसीलिए जो राहुल है, राहुल की जो प्रेमिका है यानी कि प्रीति, अब वो सोचती है कि क्यों ना जो सोनी है, अगर सोनी मेरे प्रेमी से भी वो संबंध अभी रखती है, बातचीत करती है, तो अब इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना जो अखिलेश है और जो सोनी है इन दोनों की कुछ ऐसी अश्लील तस्वीरें निकाली जाए जिससे सोनी को मैं ब्लैकमेल कर सकूं और उसको ये कह सकूं कि वो राहुल से दूर हो जाए, क्योंकि उसको ये शक था कि राहुल उससे बातचीत करता है। लेकिन अब ऐसा कुछ था नहीं, राहुल उससे बातचीत नहीं किया करता था। राहुल ने सोनी को एक तरह से सीधा से छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं जब शक रहता है तो फिर शक तो रहेगा ही। अब इसीलिए सोनी के चक्कर में ये जो प्रीति है अब वो लाइन में लगी रहती है। और एक दिन उसने अखिलेश और सोनी की कुछ न्यूड तस्वीरें निकाल ली। जब वो लोग मिल रहे थे तो फिर चोरी से फ़ोटो खींची और फ़ोटो खींचने के बाद से फिर उस फोटो खींच करके फिर कुछ समय बीतता है तो फिर वो सोनी को वो व्हाट्सअप करती है और व्हाट्सअप करने के दौरान सोनी का जो नंबर है वो राहुल के फ़ोन से निकालती है और उसको व्हाट्सअप कर देती। वो अश्लील तस्वीरें जो वो रंगरेलियां मना रहे थे अखिलेश के साथ, अब पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी, नग्न थी।
और उसको भेज करके उसको कॉल करती है और कहती है कि जब तुम अखिलेश के साथ संबंध में हो तो फिर मेरे प्रेमी के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सोनी है उसको कहती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा उससे बातचीत का जो दौर है वो तो बंद हो चुका है। लेकिन वो चूंकि जो प्रीति थी वो भी कम चालाक नहीं थी, वो कहती है कि नहीं, तुम बातचीत करती हो। लेकिन अब प्रीति से भी कहीं नेक्स्ट लेवल पे थी ये सोनी। सोनी ने जो उसके साथ नूर जो तस्वीर उसने खिंचाई थी और खिंचवाई गई थी और जो प्रीति ने सोनी को भेजी थी, अब सोनी इसी चीज का फायदा उठाती है और वो राहुल से, माफी चाहते हैं, अखिलेश से पैसों की डिमांड करती है और पैसों की डिमांड कुछ ज़्यादा ही लंबी कर लेती है। तकरीबन 5 लाख रुपए से ज़्यादा की डिमांड करती है। अब एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए कैश कहाँ से रहेगा या फिर अकाउंट में भी कैसे रहेगा। अब इसलिए जब डिमांड करती है, जब वो देने से मना करता है, तो फिर ये सोनी है जो अश्लील तस्वीरें होती हैं उसको भेज देती है और भेजने के बाद उससे कहती है कि अगर ये तुम तस्वीरें देख लो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं ये तस्वीर तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगी। क्योंकि अखिलेश जो था वो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। क्योंकि वो गांव में थोड़ा सा पैसे वाला होता है, तो इसीलिए इसकी सोनी पे नज़र पड़ती है और सोनी बेहद खूबसूरत होती है। इसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया और उसने अपने पैसे का तो भोगना तो पड़ेगा ही। अब इन दोनों के जो चर्चे थे अखिलेश और सोनी के, पहले तो राहुल के थे लेकिन अब सोनी के थे, तो अब इसकी जो बदनामी है अब वो बढ़ती जाती है। गांव में, पूरे गांव में चर्चे थे कि आखिर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। अब ये बात धीरे धीरे राहुल को भनक लगती है और राहुल माफी चाहते हैं कि राजा को, देवर जो उसका होता है सोनी का, उसको भनक लगती है। और जब उसको तस्वीरें जब भेज देती है, हद हो जाती है, तो अखिलेश जो है वो सीधा जा करके राजा से मिलता है और कहता है यार देखो, तुम्हारी भाभी ने ऐसे ऐसे किया है मेरे साथ, हम लोग संबंध में तो थे ही, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, पहले राहुल के साथ तो फिर अभी मुझे, और ये पैसों की डिमांड कर रही है और डिमांड करने के बाद ये मुझे मारने की धमकी दे रही है और बदनामी करने का डर दिखा रही है। आखिर तुम ही बताओ कि आखिर क्या किया जाए। अब चूंकि जो राजा है उसको पहले से इस बात की भनक थी कि अगर ये अखिलेश छोड़ेगा तो फिर ये किसी और को नया अपना शिकार बनाएगी और उसके परिवार में पूरी बदनामी है। तो वो कहता है कि ठीक है भैया आते हैं तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। और फिर लगभग 2 महीने का वक्त गुजरता है और 2 महीने के बाद ही जो ब्रिजेश है वो वापस आता है। और लेकिन जो राजा था उसकी हिम्मत भी हो रही थी कि वो अपने भाई से कुछ कहे। अब इसीलिए बहुत ही मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद ही वो अपने भाई से सारी बातें बताता है कि जो उसकी भाभी है, यानी जो उसकी धर्मपत्नी है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है। पूरे गांव में बदनामी का पूरा ढिढोरा पीट दिया हम लोगों का, अलग अलग लोगों के साथ इसके संबंध बनने जा रहे हैं। अगर इसका कुछ किया नहीं गया तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगी, हम लोगों की इज्जत जो है पूरी नीलाम कर देगी। अब इसीलिए जो ब्रिजेश है, अब उसको भी ये लगता है कि हाँ, ये उसकी पत्नी तो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के अपने चर्चे उसने बहुत ज़्यादा सुने थे। क्योंकि उसके गांव के जो दोस्त थे वो भी कहा करते थे, यार तेरी बीवी कभी किसी और मर्द के साथ रंगरेलियां मनाती है, कभी खेत में पकड़ी जाती है, तो कभी गाँव में, कभी अपने घर में ही, ये सब क्या है। अब इसलिए ब्रिजेश को भी ये लगता है, तो वो सोचता है कि चलो ठीक है। इसलिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ठिकाने लगा देना चाहिए। और जब ठिकाने लगाने की बात आती है तो फिर इसीलिए ब्रिजेश, राहुल, अखिलेश और राजा, ये तीनों मिल करके एक ढाबे पे जाते हैं, वहां पर बैठ करके दारू पीते हैं। और दारू पीने के बाद जो अखिलेश है वो फोन करता है, क्योंकि इन चारों की गणित थी कि उसको फोन पर बुलाया जाएगा कि आप पैसे देने हैं, अगर पैसे दिए जाए, बात करी जाएगी तो वो आ जाएगी। और उसको ये बिल्कुल भनक नहीं थी कि जो उसका पति है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जब वहां पर बताए गए जगह पे पहुंचती है, जहाँ पर ये लोग चारों लोग बैठे होते हैं, जिनको देख करके इसके पैर ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन फिर वो सीधा अखिलेश के पास जाते और कहती है कि पैसे दो। अपने पति से भी नहीं डरती, ना ही अपने देवर से, ना ही अपने पुराने प्रेमी से डरती है, और सीधे कहती है कि पैसे दो, ये लेट हो रहा है। अब जैसे ही पैसे की बात आती है तो फिर जो अखिलेश है वो कहता है कि ठीक है, और उसको हाथ पकड़ करके उसको खींच लेता है और खींच करके उसको जमीन पर वो अपने बीच में पटक देते हैं सब। और पटकने के बाद से वो कहते हैं कि तुम्हारी ज्यादा जो जवानी उछाल मार रही है, चलो हम लोग तुम्हारी उसकी प्यास को ही बुझा देते हैं। और ब्रिजेश के सामने ही, यानी ब्रिजेश की वो पत्नी थी, देखिए ब्रिजेश भी इस चीज से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुका था, राजा भी प्रताड़ित हो चुका था, और इन चारों ने मिल करके उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। और उतारने के बाद फिर उसको ले जा करके वो लोग फेंक देते हैं। और जैसे उसको फेंक देते हैं, फिर फेंकने के बाद से फिर पता इधर आकर के जो कुछ दिन, लगभग 2 दिन का जब समय गुजर जाता है, तो जो ब्रिजेश है अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। और ये पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा जाता है तो फिर पुलिस
पूछती है कि आखिर ये बताओ कि कैसे कैसे ये हो गया। तो वो कहता है कि पता नहीं, मैं जब घर आया तो फिर एक दिन मेरे साथ थी, फिर अगले दिन मैं काम से ले गया था और फिर ये फिर कहीं किसी काम से बाहर गई थी, फिर वापस ही नहीं आई। फिर पुलिस से अपनी खोजबीन जारी रखती है और खोजबीन के दौरान पता चलता है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है और गांव के दूसरे छोर पे, नदी के लगभग किनारे पे। और वहां पर जाती है पुलिस, उसको उठा करके लाती है, शिनाख्त करने के लिए ब्रिजेश को बुलाती है। जब ब्रिजेश को बुलाया जाता है तो फिर ब्रिजेश आता है और कहता है कि हाँ, ये उसी की पत्नी है। अब फिर उसका महिला का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम करने के दौरान पता चलता है कि इस महिला के साथ बड़ी बेरहमी से गला दबा करके इसकी और मार पीट करके इसकी हत्या की गई है और अलग अलग इससे फिंगरप्रिंट नजर आ रहे थे। अब इसीलिए पुलिस को अब शक था कि आखिर वो पूछे तो पूछे किससे। लेकिन जब पुलिस अपनी मुखबिर एक्टिव करती है गांव में, तो गांव वालों से पता चलता है कि उसका अवैध संबंध रहा है। तो सोचते हैं क्यों ना पहले देवर से ही पूछ लिया जाए उसके कि आखिर उसको किसी पे शक है। लेकिन देवर ने साफ मना कर दिया और वो कहता है कि हो सकता है कि इसमें कोई और शामिल हो। मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लोगों से अफेयर थे। अब ज़्यादा अफेयर की बात आती है तो फिर पुलिस को और ये भी थोड़ा सा और शक हो जाता है। अब इसीलिए जब गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है तो पहले बताता है राहुल को, गांव वाले। अब जो राहुल की बात आती है तो पुलिस राहुल को उठाती है, लेकिन राहुल पहले मुंह नहीं खोलता है। जैसे सभी जो मुजरिम होते हैं पहले ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे मुझ जुर्म नहीं किया है। लेकिन फिर राहुल कुछ देर बाद टूट जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन शायद उसका एक नया प्रेमी था अखिलेश, उसने ये किया होगा। अब जैसे अखिलेश की बात आती है फिर पुलिस अखिलेश को उठाती है। जब अखिलेश को उठाती है तो फिर उससे पूछा जाता है। तो फिर पुलिस ने बड़ा ही सातिरपना तरीके से उन्होंने बताया कि तुम्हारे बारे में जो ये बातें हैं कोई और नहीं बल्कि राहुल ने तुम्हें बताया है तुम्हारे बारे में। अब जैसे राहुल की बात आती है तो अखिलेश को ये लगता है कि वो अपने बचने के लिए मुझे फंसा रहा है। और फिर उसने जो अखिलेश है उसने सारी पोल ही खोल के रख दी है। उसने बता दिया कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। और जब शामिल की बात आती है तो उसमें चाहे पति हो या फिर देवर हो, राजा और सभी लोग हैं, सभी लोग निकल करके अब सामने आ जाते हैं और पुलिस सबको अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद ही उन सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब एक तरह से कहीं ना कहीं जो पूरा हंसता खेलता परिवार था, एक औरत जो हवसी हो चुकी थी, जो पैसों की आदी हो चुकी थी और अपनी जिस्मानी जरूरत को उसको पूरी करने के नए नए मर्दों की तलाश थी, उसके चक्कर में एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक ही नहीं परिवार बल्कि चार चार परिवार बर्बाद होते हैं। राहुल का परिवार अलग बर्बाद होता है, ब्रिजेश का अलग होता है और अखिलेश का अलग होता है और राजा का जो परिवार अलग होता है, बर्बाद होता है। वो तो होता ही है। कहीं ना कहीं राजा ने कभी दुनिया भी नहीं देखी थी। बाकी जो तीन लोग थे वो तो शादीशुदा थे। माता पिता जो थे इन लोग सभी लोग के बर्बाद हो चुके हैं। आखिर ये क्या किया जाएगा। ऐसी ऐसी औरतें हैं जो हमारे समाज को बदनाम करने पे तुली हुई हैं। अभी एक मामला निकल करके सामने आया है जो लेखपाल वाला मामला है कि लड़की लेखपाल होती ही है तो अपने पति को छोड़ देती है और उससे कहती है कि उससे उसका कोई संबंध ही नहीं है। जब उसके साथ 4 साल कह रहा हूँ, 15 साल जब उसके साथ रिलेशनशिप में रही है, जब 15 साल उसके साथ शादी करके रंगरेलियां मनाई है, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं थी। और अब करिए कि उसने उससे शादी ही नहीं की। इस पर मैं एक खास तौर से एक वीडियो बनाऊंगा। जो अंदर की जो भड़ास है मेरे ना, मैं उसको पूरे खुल के आप लोगों के सामने जाहिर करने वाला हूँ। क्योंकि ये क्या मजाक हो रहा है, पूरे समाज पे एक धब्बा जमाया जा रहा है। कुछ लड़कियां हैं, कुछ औरतें हैं, लड़कियों की बात नहीं करूंगा, लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं अभी, लेकिन जो कुछ औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बाद ही और अपने पति को छोड़ती हैं, और वो भी चंद पैसों के लालच में कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है तो यह बदनामी हो जाएगी उसकी। उसका पति है जो बढ़ई है, कारपेंटर है, या फिर एक चपरासी है, एक सफाई कर्मी है। इस वजह से अपने आप को जब बड़े अहदे पे पाती है तो अपने पति के सामने साथ खड़े होने में उनको बदनामी महसूस होती है। लेकिन वही अगर एक लड़का होता है, जब वो सरकारी अहदे पे होता है, चाहे वो आईएएस क्यों ना हो, और उसकी जो पत्नी है बिल्कुल एकदम गंवार हो, एकदम देसी हो, उसको ना ही क ख ग पढ़ने आता, फिर भी वो अपने पत्नी को और अपने परिवार को पूरे गर्व के साथ लेकर के साथ चलता है। लेकिन वही पर ये लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो कुछ औरतें हैं, सभी की बात नहीं कर रहा, वो एक तरह से समाज पे हमारे कलंकित कर रही हैं। धब्बा है, एक मैसेज डाल रही है कि आप अपनी बहुओं को पढ़ाने से रोक दीजिए। सरकार पता नहीं कैसे और क्या कर रही इस मामले में। जो एसडीएम ज्योति मौर्य थी, आज भी वो अपने एसडीएम पद पे तैनात है। और वैसे ही ये नई जो लेखपाल हुई है वो अपने कारपेंटर पति को छोड़ दी है और वो भी अपने पद पे ड्यूटी कर रही है।
पहले तो इन्हें सस्पेंड करना चाहिए और इसकी कड़े तरीके से जांच करनी चाहिए। और जांच करने के बाद अगर ऐसा होता है, जैसे सरकार में अपनी पार्टी बनाई जाती है और पार्टी बनाने के बाद ये कहा जाता है कि जब आप अपने पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में अगर जाते हैं तो फिर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आपको फिर से चुनाव होगा आपका, और उसके बाद जब आप जीतते हैं तब आप दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। फिर आपको दूसरी पार्टी का सिंबल लेके आप जनता के सामने जाएंगे और आप लड़ेंगे और जीतेंगे तो जाएंगे, अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे तो फिर आप ना इधर के होंगे, ना धोबी कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। वैसे ही नियम इन लड़कियों के लिए भी लगाना चाहिए, इन औरतों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को इस पे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो अपने फैसले को अगर समाज में अगर कोई मैसेज देना होता है तो अगर उससे भला होता है तो फिर करना चाहिए उसको। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात को लेकर के खड़े हों, हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो इस चीज़ को लेकर खड़ी हो, ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो उनकी बेटियां जब जाएंगी ससुराल में तो वो परिवार वाले गर्व से अपनी बहू को पढ़ा सकें और ये उन पे विश्वास रख सके कि हाँ उनकी जो बहू आई हुई है वो उनका साथ देगी, वो छोड़ेगी नहीं उनको। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बनाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना होता है और कैसे क्या होगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय दोनों मैटर पे दीजिएगा, चाहे वो सोनी वाला मैटर हो जब मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, या फिर चाहे ये जो अभी जो केस चल रहे हैं, ये सब जो 15 साल से एक आदमी और एक औरत साथ में रह रहे हैं और आज वो कहती है कि उसने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए, फर्जी शादी का झांसा दिया गया था उसको, फर्जी। बताइए, फर्जी कोई शादी कर लेगा मंदिर में जाकर के, फर्जी कोर्ट मैरिज कर लेगा, इतना आसान हुआ है? फर्जी कोर्ट मैरिज करके और साथ में रहेंगे, अपने परिवार वालों के साथ रखेगा लड़का, जब आज सरकारी नौकरी लगती है तो कहती है कि फर्जी है। अरे ऐसे लोगों को रोड पे दौड़ा करके चप्पल से मारना चाहिए और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जब मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जब उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा तो फिर वही कुत्ते की तरह दुम हिलाती हुई और तलवे चाटती हुई वापस से उसी अपने पति के पास जाएगी, उसी अपने घर में जा करके और वहीं पर जा करके रहेगी। ऐसे एक मामले नहीं है, मैं आपको मामले गिनवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मसले, चाहे वो एसडीएम ज्योति मौर्य का हो या फिर ये लेखपाल का मामला हो या फिर कोई छोटे छोटे ऐसे, मैं आप लोगों को कारनामे गिनाऊंगा औरतों के, लड़कियों के, जिसको सुन करके आपकी रूह तक कांप जाएगी और आप भी एक बार गाली देने से खुद को नहीं रोक पाएंगे कि ऐसे औरतों के साथ क्या करना चाहिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।